अब जानेंगे बायोलॉजी का जो है दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 1 जानेंगे। यहाँ कह रहा है कि पोषण किसे कहते हैं, जीवों में होने वाली विभिन्न पोषण विधियों का उल्लेख करें, ये क्वेश्चन है। अब इसका उत्तर लिखेंगे कि वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं पोषण कहलाता है। जीवों में पोषण मुख्यतः 2 विधियों द्वारा होता है। तो सबसे पहले यहाँ कह रहा है कि पोषण किसे कहते हैं, तो पोषण का परिभाषा हम लोग लिखेंगे, वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को, यानी पोषक के बारे में आपको पहले बताए थे, पोषक तत्वों को ग्रहण करके उनका क्या करता है, उपयोग करता है, वो क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। तो इसके बाद फिर कह रहा है कि जीवों में होने वाली विभिन्न पोषण विधियों का उल्लेख करें। तो जीवों में जो है विभिन्न विधियां कौन सब है, आपको बताए थे कि 2 ही है। तो पहला होता है स्वपोषण और दूसरा है परपोषण। स्वपोषण को बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक्स न्यूट्रिशन, परपोषण को बोलते हैं हेटरोट्रॉपिक के न्यूट्रिशन। क्लियर है। अब इसके बाद कह रहा है कि उस विधि, जो विधि का नाम आया है, वो दोनों विधि का जो है परिभाषा भी लिखने लिए कह रहा है, क्योंकि उसका विधि का उल्लेख भी करना है। तो नंबर 1 में जैसे कि स्वपोषण है, तो स्वपोषण का हो जाएगा परिभाषा, ऐसे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर ना रह करके अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है, स्वपोषी कहलाता है। यानी ऐसा जीव जो अपना भोजन जो है अन्य जीव पर निर्भर नहीं रहता है, बल्कि वो अपना भोजन जो है स्वयं संश्लेषित करता है, स्वपोषी कहलाता है। क्लियर है। अब रोमन 2 में है परपोषण। परपोषण वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न कर किसी न किसी रूप में अन्य स्रोतों से प्राप्त करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, परपोषण बोलते हैं। तो परपोषण में क्या होता है कि इसमें जो है अपना भोजन वो स्वयं संश्लेषित नहीं करता है, मतलब खुद नहीं बनाता है, वो क्या करता है कि दूसरे जीव पर निर्भर रहता है। जैसे कि कोई मान लीजिए कि कोई पेड़ है, उस पेड़ में बहुत सारा जीव जो है उस पेड़ से क्या करता है, अपना भोजन को जो है लेता है और वो जीवित रहता है। ठीक है। या कोई जीव ले लीजिए, जैसे कि कोई कीड़ा मकोड़ा ले लीजिए, तो वो क्या करता है कि दूसरे कीड़े मकोड़ों को खा करके क्या करता है, अपना भोजन को भरता है। जैसे कि मनुष्य ले लीजिए, मनुष्य क्या करता है, अपना भोजन खुद जो है नहीं बनाता है। ठीक है। वो क्या करता है कि दूसरे जीव पर निर्भर रहता है। ठीक है। अगर हम पेड़ पौधे की बात करें तो पेड़ पौधे से हमें जो फल मिलता है, उसके बाद जो है जानवर से हमें दूध मिलता है, मांस मिलता है। तो ये सभी चीज़ जो हम लोग क्या करते हैं, दूसरी चीज़ से प्राप्त करते हैं, दूसरे जीव से प्राप्त करते हैं। इसीलिए हम लोग भी क्या आते हैं, परपोषण में आते हैं। ठीक है। तो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न करके किसी न किसी रूप में क्या करता है, अन्य स्रोत पर निर्भर रहता है या वहाँ से प्राप्त करता है। ठीक है। तो ये हुआ पहला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को संक्षेप में समझाए। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, सूर्य से जो आता किरण जो है जब पृथ्वी पर पहुंचता है तो उसमें पेड़ पौधा जो है अपना प्रकाश को क्या करता है कि भोजन बनाने के रूप में जो है काम करता है। क्लियर है। तो यहाँ पे कह रहा है कि सूर्य की ऊर्जा की सहायता से प्रकाश संश्लेषण में सरल अकार्बनिक अणु जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया CO2 और जल H2O का पादप कोशिका में स्थिरीकरण कार्बनिक अणु ग्लूकोज में होता है। ठीक है। यानी ये क्या हो रहा है कि सूर्य से जो ऊर्जा प्राप्त होता है पेड़ पौधों को, तो पेड़ पौधा जो है क्या करता है कि सरल अकार्बनिक अणु में क्या सब आता है कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जो कि वायुमंडल से प्राप्त करता है, और जल जो है यानी वो मिट्टी के अंदर से जो है जल प्राप्त करता है। तो ये सभी चीज़ जो है क्या करता है, अपना भोजन बनाने के लिए जो है प्रयोग में लाता है पेड़ पौधा। तो पादप कोशिका यानी कह रहा है कि पादप कोशिका में क्या आता है, पेड़ पौधा ही आता है। स्थिरीकरण कार्बनिक अणु के ग्लूकोज के रूप में करता है। तो अब इसके बाद आ रहा है कि संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण का जो है प्रक्रिया को हम निम्न रासायनिक समीकरण द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। 6CO2 + 12 H2O सूर्य प्रकाश, नीचे में लिखेंगे क्लोरोफिल,
उसके बाद C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस H2O, यानी ये हमारा समीकरण है। प्रकाश संश्लेषण का जो है पूरा प्रक्रिया जो है इसमें ये दर्शाया गया है। तो इसमें प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या चाहिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जल चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, जो कि क्लोरोफिल जो है उसके पत्तों में पाया जाता है, बताए थे। सूर्य का प्रकाश जो है अपने सूर्य से प्राप्त करता है, जल जो है मिट्टी के अंदर से लेता है, और CO2 जो है वायुमंडल से प्राप्त करता है। यानी हम लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो पेड़ पौधे क्या करते हैं, उसको लेते हैं, और वो जो छोड़ेगा, यानी यहाँ पे कह रहा है, तो जब ये सभी चीज़ जो है जब प्राप्त कर लेता है तो भोजन का प्रक्रिया शुरू हो जाता है। इसके बाद जो वो बनाता क्या है, C6H12O6, मतलब ये हो गया ग्लूकोज तैयार करता है। इसके बाद जो है O2 यानी ऑक्सीजन भी, और उसके बाद जो है H2O यानी ऑक्सीजन बनाता है, तभी हम लोग भी ले पाते हैं, और हम लोग जो छोड़ते हैं वो लेता है। क्लियर है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब आगे हम लोग जानेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अब जानेंगे क्वेश्चन 3, और क्वेश्चन 3 यहाँ पे क्या कह रहा है उसको देखते हैं। तो क्वेश्चन 3 कह रहा है कि एक प्रयोग द्वारा दर्शाइए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल जो है आवश्यक है, इसे प्रयोग के द्वारा जो है सिद्ध करना है। तो यहाँ पर जो है एक चित्र बनाया है, ठीक है, और ये आपका जो है ये चित्र हो गया आपका। तो इसी से देख करके जो है जो इस प्रयोग में जो हम लोग जिसका यूज करेंगे उसके बारे में हमको है यहाँ पे लिखना। तो पहले सबसे पहले हमको यहाँ पे लिखेंगे, प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल आवश्यक है। एक क्रोटॉन या कोलियन की चित्तीदार पत्ती को तोड़ें, उसकी हरी और सफ़ेद चित्तियों को रेखांकित करें। इससे पत्ती को बीकर में रखे पानी में डालकर कुछ देर उबालें, और उबालने के पश्चात उसे गर्म अल्कोहल या स्प्रिट में डाल दें। अब इस अल्कोहल वाले बीकर को वाटर बाथ में रखकर उबालें। थोड़ी देर में आप देखेंगे कि स्प्रिट हरे रंग का हो जाता है, क्योंकि पत्ती में मौजूद हरा वर्णक क्लोरोफिल पत्ती से निकलकर धीरे धीरे अल्कोहल में घुल जाता है। जब पत्ती रंगहीन अर्थात हल्के पीले की या सफ़ेद हो जाए तो बीकर को ठंडा होने के लिए छोड़ दें। ठंडा होने के बाद जो है पत्ती को पानी में अच्छी तरह धो डालें। इसके बाद इस पत्ती को पेट्री डिश में रखकर उस पर आयोडीन की कुछ बूंद जो है डालना है। आप पाएंगे कि पत्ती का जो रंग है वो हरा, चित्तियों वाला भाग गाढ़ा नीला रंग का हो जाता है, परंतु पत्ती का सफ़ेद चित्तियों वाला भाग जो है नीला नहीं होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि सफ़ेद भाग पर आयोडीन का कोई असर नहीं हुआ। ऐसा क्यों हुआ? हरी चित्तियों वाली भाग में चूँकि क्लोरोफिल मौजूद था, इसलिए उस हिस्से में क्लोरोफिल की प्रक्रिया हुई उसमें मंड का निर्माण भी हुआ, परंतु पत्ती के सफ़ेद चित्तियों वाले भाग में क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है, इसलिए उस भाग में न तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हुई और न ही मंड या स्टार्च का निर्माण हुआ। इससे यह साबित हुआ कि बिना क्लोरोफिल के प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न नहीं होती है। तो यहाँ पे चित्र में सबसे पहले कि एक जो है कोलियम का जो है पत्ता लेना है, इसे वाटर बाथ में डाल देना है, इसमें कि अल्कोहल में उबालना है, ठीक है। तो यहाँ पे पेट्री डिश में आयोडीन का घोल डालना है, यानी यहाँ पे जो पेट्री डिश है इसमें जो इससे क्या कहते हैं कोलियम का जो पत्ता है इसको क्या करेंगे, इसमें आयोडीन डालेंगे। तो डालने से क्या होता है कि इसका जो पत्ता होगा उस पत्ता में जो हरा वाला भाग होता है गाढ़े नीले रंग का, वो परिवर्तित हो जाता है। कुछ हम इसमें जो है कुछ इस तरह का चित्र बना देना है, और चित्र बनने के बाद जो है जितना सारा बात अभी बताया गया था वो सारा जो है इसमें लिख देना है, क्योंकि इसमें क्या कह रहा है कि एक प्रयोग के द्वारा जो है इसको दिखाना है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल जो है आवश्यक है। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेके साथ आते हैं, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी
जरूर करें। क्वेश्चन 4 यहाँ पे कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 आवश्यक है, इसे साबित करने के लिए एक प्रयोग द्वारा जो है वर्णन करना है। तो यहाँ पर जो है एक चित्र बनाए हैं, उस चित्र को ध्यान से समझिए और ये चित्र बनाना भी आवश्यक है, चित्र भी बनाना है और साथ साथ में जो आपको अभी दिख रहा होगा स्क्रीन पर जो है उसे भी लिखना होगा। प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 आवश्यक है। एक लंबी पत्ती वाली पौधे को एक गमले में लगा हो 2 दिनों तक अंधेरे में रख दें, इससे इस पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं हो पाएगी और पत्तियों में स्टार्च नहीं बनेगा। अब एक चौड़े मुंह की बोतल से थोड़ा सा कास्टिक पोटस यानी KOH का सांद्र घोल ले लें। बोतल में कॉर्क में को बीचों बीच काटकर 2 टुकड़ों में बांट दे और टुकड़ों के बीच पत्ती को इस प्रकार दबाकर डालें कि पत्ती का आधा भाग बोतल के अंदर हो और पत्ती का आधा भाग बोतल के बाहर। उपकरण को कुछ घंटों के लिए सूर्य की रोशनी में छोड़ दें। करीबन 4 घंटों के बाद पत्ती को बोतल से बाहर निकालकर तोड़ डालें और स्टार्च में मौजूदगी की जांच करें। इसके लिए पत्ती को अल्कोहल में थोड़ी देर तक उबाल लें। जब पत्ती रंगहीन हो जाए तब इसे पानी से धोकर आयोडीन के घोल में डुबा दें। आप पाएंगे कि पत्ती का वह भाग जो बोतल से बाहर था गाढ़े नीले रंग का हो जाता है तथा जो भाग अंदर था वह हल्के पीले रंग का हो जाता है। इसका कारण यह है कि आयोडीन स्टार्च को नीला कर देता है। पत्ती का वह भाग जो बोतल के अंदर था नीला नहीं होगा क्योंकि पोटास का घोल कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेता है। इससे पत्ती के भीतर भाग में स्टार्च नहीं बन पाता है। इस प्रयोग से यह साबित होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। अब यहाँ चित्र में देखिए कि यहाँ पर एक सूर्य यहाँ पे बनाया गया है और सूर्य से जो प्रकाश जाता है तो यहाँ पे गमले में लगा पौधा जो है इस पर पड़ता है। तो इसको क्या करना है कि इसका जो आधा भाग जो है इस पत्ती का जो आधा भाग है बोतल के अंदर होना चाहिए और आधा जो है बाहर होना चाहिए। और इस बोतल में KOH का घोल है तो इसमें क्या होता है जो यहाँ पे अंदर वाला जो भाग है एक अलग रंग का प्राप्त होता है और ये बाहर जो है ये अलग रंग का प्राप्त होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाइए यहाँ पे। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ जो पत्ती है इस पत्ती में आधा भाग कुछ अलग कलर का लग रहा है और आधा जो है अलग भाग दिख रहा है। तो ये इसमें जो है इस वाला भाग में स्टार्च रहित है और इसमें जो है स्टार्च है, इसलिए ये जो है अलग कलर का दिख रहा है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले कि जान लेना है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 जो आवश्यक है, जो प्रयोग अभी बताए, जो चित्र अभी यहाँ पे दिख रहा है उसे लिखना और दोनों ही आवश्यक है। ठीक है, अब मिलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और जानेंगे और उसे भी हल करेंगे। ठीक है, वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। अब 5वां क्वेश्चन यहाँ पे समझ रहे हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे अमीबा का भोजन क्या है, यानी अमीबा का जो है भोजन क्या है ये लिखना है। फिर कह रहा है कि अमीबा में पोषण का वर्णन करें। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे अमीबा का जो भोजन है शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े, यानी शैवाल का क्या है छोटा छोटा टुकड़ा है, या बैक्टीरिया, डायटम, अन्य छोटे छोटे एक कोशिका जीव तथा मृत कार्बनिक पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़े इत्यादि, ये सभी क्या है अमीबा का भोजन है जिससे ये अपना पेट भरता है। क्लियर है, तो इसमें ऑप्शंस बहुत सारा दिए हैं, जैसे कि अमीबा का भोजन क्या सब हो गया, शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े हो गए और बैक्टीरिया हो गया, डायटम हो गया और अन्य छोटा छोटा जो एक कोशिका का जो जीव है उसका वो भी क्या है उसका भोजन है। अब आगे कह रहा है कि अमीबा का जो पोषण है उसका वर्णन करें।
तो कह रहा है अमीबा में पोषण जो है अंतर्ग्रहण, पाचन तथा बहिष्करण प्रक्रियाओं द्वारा पूर्ण होता है। यानी ये तीनों विधि जो है इसमें होता है, पोषण अंतर्ग्रहण, पाचन और बहिष्करण के द्वारा इसका प्रक्रिया जो है पूरा होता है। अमीबा में भोजन के अंतर्ग्रहण के लिए मुख जैसा कोई निश्चित स्थान नहीं होता है, बल्कि यह शरीर की सतह के किसी भी स्थान से हो सकता है। यानी अमीबा के लिए जो है खाने का जो है अलग से कोई मुंह नहीं है, ठीक है। तो एक कोशिका का ये तो जीव है, उसके बाद जो है ये अब जब भी भोजन को अपने समीप देखता है तो क्या करता है कि दोनों तरफ का कोशिका को जो है वो क्या करता है, भोजन को धीरे धीरे अंदर ले लेता है, ठीक है। अगर भोजन इसके समीप रहता है तो ये दोनों कोशिका को ऐसे धीरे धीरे जो है एक एक करके अंदर जो है इस तरह से ले लेता है, ठीक है। और इसमें जो है इसका कोई भी सतह से हो सकता है, चाहे आगे पीछे ऊपर नीचे दायां बायां सभी स्थानों से ये अपना भोजन कर सकता है और निकाल भी सकता है। क्लियर है। तो अब आगे हम लोग जानेंगे क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन 7 जानेंगे। कह रहा है इसमें कि मनुष्य के आहार नाल में पाचन की क्रिया का वर्णन करने के लिए कह रहा है, पाचन की क्रिया का वर्णन करने के लिए। तो उत्तर में लिखेंगे मनुष्य का आहार नाल जो है मुख गुहा से शुरू होकर के मल द्वार तक फैली होती है। यानी इसका जो आहार नाल का जो मुख गुहा से शुरू होता है और मल द्वार तक ये फैला होता है। तो मुख गुहा जो है आहार नाल का पहला भाग है, यह ऊपरी और निचले जबड़े से घिरी होती है। मुख गुहा को बंद करने के लिए 2 ऊपरी और निचली मांसल होठ होते हैं। मुख गुहा में जीभ तथा दांत भी होते हैं। तो सबसे पहला भाग जो होता है, पाचन का जो पहला भाग होता है वो मुख गुहा ही होता है। तो इसमें दांत और होठ, ठीक है, यानी दांत और जीभ 2 चीज़ होते हैं, जो कि ये मांसल होठ से क्या होता है कि ये ढका हुआ रहता है। क्लियर है। तो इसमें जो है जीभ और दांत जो भी जो है अहम भूमिका निभाता है। तो दांत भोजन को चबा करके अंदर जो है ढकेलने का काम करता है, और फिर जो है जीभ जो है उसको क्या करता है कि उसमें लार ग्रंथि, यानी बताएंगे उसमें कि लार जो है उसको सानने का काम करता है, ठीक है, सानने का काम करता है। तो मुख गुहा का पिछला भाग जो है ग्रसनी कहलाता है। इसमें 2 छिद्र होता है। मनुष्य जब भोजन करता है तब यह पट्टी कंठ द्वार को ढक देती है, जिससे भोजन श्वास नली में नहीं जा पाता है। मुख गुहा से लार से सना हुआ भोजन निगल द्वार के द्वारा ग्रास नली में पहुंचता है। ग्रास नली से भोजन जो है अमाशय में पहुंचता है, जहां पर प्रतिदिन लगभग 3 लीटर जठर रस का स्राव होता है। तो ये था हमारा पाचन की क्रिया। अब इसमें देख लीजिए कि जो है क्या कर रहा है यहाँ पे, मनुष्य जब भोजन करता है तो तब क्या होता है कि यह पट्टी ढक जाता है, यानी श्वास नली वाला जो पट्टी होता है वो अंदर से ढक जाता है, ताकि भोजन जब हम करें तो श्वास नली में ना चला जाएगा। श्वास नली में पहुंच जाएगा तो सांस हमारा अटक जाएगा और हम वहाँ पे मर सकते हैं। इसलिए ये क्या होता है, ढक जाता है, तो जिसमें भोजन श्वास नली से नहीं जा पाता है। और फिर कह रहा है मुख गुहा से लार से सना हुआ भोजन जो है निगल द्वार के द्वारा ग्रास नली में पहुंचता है, और ग्रास नली से कहाँ पहुंचता है, तो अमाशय में पहुंचता है, जहाँ पे प्रतिदिन 3 लीटर जो है लार ग्रंथि, ठीक है, यानी जठर रस, वहाँ पे 3 लीटर जो है जठर रस का क्या होता है, स्राव होता है। क्लियर है। तो आगे अब हम लोग चलते हैं, ठीक है। और वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद है। जय हिंद, जय भारत। अब क्वेश्चन 6 के साथ में यहाँ क्वेश्चन 8 भी जो है इसका हो जाएगा। और कह रहा है इसमें क्वेश्चन 6 में कि मनुष्य के आहार नाल की रचना का वर्णन करें। क्वेश्चन 8 कह रहा है कि मनुष्य के आहार नाल का एक स्वच्छ नामांकित चित्र बनाए, वर्णन की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग जो है एक आहार नाल जो है बना करके दिखाए हैं, ठीक है। इस तरह का चित्र बनाना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले कह रहा है कि मनुष्य के आहार नाल की रचना का वर्णन करें।
तो वर्णन भी कर देंगे, ठीक है। या आप अगर फिगर बना देते हैं और नाम भी लिख देते हैं, आपको वर्णन करने का जरूरी नहीं है, क्योंकि इसमें सारा चीज़ जो है, सारा प्रोसेस आपका आ गया। सबका नाम इस तरफ लिख देना है और इस तरफ भी आएगा। तो सबसे पहले हम लोग इसमें जानते हैं कि कहाँ पर क्या है। तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं, मुख से। ये हो गया आपका मुख, ठीक है। उसके बाद हो गया यहाँ पे छोटा सा भाग है जो कि लार ग्रंथि है, ठीक। और फिर धीरे धीरे नीचे आएंगे यहाँ से, तो यहाँ पर देख रहा होगा आपको यहाँ पे लाइन, तो इसको बोलते हैं ट्रेकिया। अब फिर यहाँ से नीचे आएंगे तो यहाँ पर जो नली बना हुआ है, तो ये हो गया ग्रास नली। और फिर इसके नीचे आएंगे, तो अब नीचे आते आते यहाँ पर जो है इस तरह से जो है एक शेप में बना हुआ है, इस शेप को बोलेंगे डायाफ्राम। और फिर नीचे आएंगे तो ये हो जाएगा आपका यकृत, इस तरह का बनाना है आपको यकृत। उसके बाद जो है ये हो गया आपका पित्त की थैली। इसके नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपका हो गया छोटी आंत। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपका हो गया इस भाग में अपेंडिक्स, ठीक है। अब यहाँ पे आएंगे इस भाग में, तो इस भाग में यहाँ पे इस छोटा सा थैली को बोलेंगे प्लीहा, प्लीहा, ठीक है। और ये छोटा जो है बड़ा सा जो थैली दिख रहा है, इसमें जो है इस तरह से द्रव भरा रहता है, इसमें रहता है अमाशय, इसी को बोलते हैं अमाशय। अब इसके नीचे यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे जो इस तरह से छोटा सा डिजाइन जो बना हुआ है इस तरह से, तो ये हो गया अग्नाशय। उसके बाद नीचे आएंगे तो इसके बाद होता है कोलन, और सबसे नीचे वाला भाग यहाँ पे होता है रेक्टम। तो सभी के बारे में आपको फुल डिटेल जो है आपको दे दिया जाएगा। और आपको जो है इसका जो नोट्स में आपका इस जो है नोट्स में इसका फुल वर्णन जो है किया हुआ है, आप वहाँ पर भी इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं सभी के बारे में, यानी मुख, ट्रैकिया, डायाफ्राम, यकृत, पित्त की थैली, छोटी आंत, अपेंडिक्स, लार ग्रंथि, ग्रास नली, प्लीहा, अमाशय, अग्नाशय, कोलन, रेक्टम, ये सभी चीज़ों के बारे में जो है वहाँ पे बेसिक डिटेल से दिया गया है। आप वहाँ पे जाके समझिए, और कोई दिक्कत होगा तो कमेंट में लिख करके डालिए, आपको जो उसको हल करके देंगे। आगे हम लोग जानेंगे, क्वेश्चन नंबर होगा अब आगे। इसका क्वेश्चन यहीं तक था, क्वेश्चन 8 तक ही था। अब अगला चैप्टर जो हम लोग जानेंगे, तो इसमें आपको जो है सभी वीडियो जो है आपको टोटल दे दिया गया। इसमें सभी क्वेश्चन का आंसर दिए गए हैं और सभी नोट्स के बारे में भी दे दिया गया है। तो जाइए आप उस नोट्स को जो है देखिए। उसके बाद जो है आपका अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन का टोटल क्वेश्चन जो है यहाँ पे सॉल्व करके दिया गया है। लघु उत्तरीय का जो है सारा क्वेश्चन जो है, फिर दीर्घ उत्तरीय का भी सारा क्वेश्चन यहाँ पे कराया गया है। तो जाइए, और वीडियो पसंद आता तो लाइक करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद है। जय हिंद, जय भारत।